बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में, जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं उनके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 के इख्तिताम पर हम स्ट्रक्चर नंबर 3 में जा रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले तमाम फीडबैक आ रहे हैं, अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, तो उन तमाम दोस्तों का, स्टूडेंट का, टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हमारी सपोर्ट किया करें और इस तरीके से हमें पॉइंट आउट करवाया करें ताकि आने वाली वीडियोस में हम वो मिस्टेक ना करें जो अभी तक हमने की है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में वो चीज़ें सारी थोड़ी कवर करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं। जैसे कि हम पहले ये स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये डिलीवर कर चुके हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो डाउट ए, बी और सी ये कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके वैल्यू यहाँ देखकर ये साबित किया हुआ है कि ये कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ ये कोफिशिएंट शो हो रहा है, यहाँ ये बी कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। और ए से लेकर जी तक जितने भी होते हैं हम उनको वेरिएबल में भी लेते हैं और कभी कभार उनको कांस्टेंट भी लेते हैं, जैसे एक्स और वाई जिसको हम अक्सर तौर पर वेरिएबल लेते हैं, और ए बी सी है वो उसको कांस्टेंट ही लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आपने इनको वेरिएबल कह दिया है, ठीक है, तो ये वेरिएबल तो नहीं है, तो ये वाकई वेरिएबल नहीं है, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम कभी कभार जब स्टूडेंट को बताते हैं तो बताना पड़ता है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं ना, ये सारे वेरिएबल में काउंट होते हैं। तो नो डाउट इधर हमने वैल्यू देकर ये साबित किया कि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। तो बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का हमने इसको लगा दिया है रेक्टेंगल शेप, और इसको येलो कलर का, ये टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम इस लेवल पर आ चुके हैं, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, यानी 2 स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गए। अब हम स्ट्रक्चर नंबर 3 पे आ रहे हैं और स्ट्रक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सी का वैल्यू 0 पुट किया जाता है तो क्या कंडीशन बनती है। तो आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जब सी का वैल्यू 0 आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि सी 0 होने के बाद इक्वेशन जो हमारे पास बनती है वो ये बनती है, यानी ax² + bx = 0। अगेन यहाँ पर मैं वही करूंगा कि जब हम इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती है तो जाहिर बात है आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ x² है और यहाँ सिंपल x है, तो इनमें से एक कॉमन निकलेगा x, ठीक है। तो जब कॉमन निकलेगा तो जाहिर बात है एक का वैल्यू x का 0 आएगा, ये 100% श्योरिटी होगा रिजल्ट, एक रिजल्ट उसका 0 आएगा। अब दूसरी बात जो स्टूडेंट रेज करें, यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी लीनियर, ठीक है। अब जब इक्वेशन में नेक्स्ट पीपीटी में वो बताऊंगा, तो जब लीनियर बनेगी तो फिर आपने रिजल्ट 2 क्यों रखे, ये मैंने कंडीशन लगाई है बेटा, ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगाई है प्लस माइनस की, क्योंकि यहां पर जब कॉमन निकलेगा तो यहां क्या आ जाएगा, सिंपल बी आ जाएगा। अब आपको क्या मालूम कि वो बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैंने ये कंडीशन इसलिए लगाई है। इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि उनके रिजल्ट 2 निकलेंगे, रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। यहां वो पॉजिटिव आएगा, यहां वो नेगेटिव आएगा, दोनों नहीं आएंगे एट ए टाइम, क्योंकि अगर दोनों आ गए तो ये 2 रिजल्ट ये हो गए, एक रिजल्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा 0। इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं और रिजल्ट फिर हमारे 3 निकल, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये ऐसा हरगिज नहीं है। इसका मकसद ये है कि जब हम b का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और b का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी इनके टोटल जो रिजल्ट निकलेंगे वो 2 ही निकलेंगे। तो कुछ स्टूडेंट के जहन में था कि लीनियर इक्वेशन के एक ही रिजल्ट निकलता है तो आपने 2 क्यों निकाले, तो हमने ये कंडीशन रखी हुई है, ठीक है ना, कि x का वैल्यू अगर पॉजिटिव या b का वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तो फिर रिजल्ट एक ही निकलेगा। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको कि कैसे निकलेगा। देखें ये एग्जांपल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अगर आप उस स्ट्रक्चर को सामने रखें, इस स्ट्रक्चर को सामने रखें, तो देखिए इनमें से सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, कॉमन। तो देखिए इसमें से हमने कॉमन लिया हुआ है, इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया इसका, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो कॉमन होता है ये भी डिवाइजर होता है, यानी इस पूरी डेटा को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो ये आंसर आएगा, ठीक है।
अब दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आएगा। अब ये भी एक्चुअली दो लीनियर इक्वेशन हैं, ठीक है, जिसको मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। अब ये 4 कहां से आया, अब ये क्वेश्चन है। तो 4 आप कहोगे सर ये दो लीनियर इक्वेशन है, एक x इज इक्वल टू हमने 0 के बराबर कर दिया और दूसरा x इज इक्वल टू है x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये 4 रिजल्ट आया। इस इक्वेशन से कैंसलेशन लॉ इस्तेमाल किया तो 4 आ गया। अब मैंने यहां कंडीशन इस्तेमाल की हुई है क्योंकि यहां पर x के वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और अगर मैं x का वैल्यू यहां मिसाल के तौर पर प्लस कर देता तो क्या आ जाता, वैल्यू -4 आ जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि x का वैल्यू अगर, ठीक है, x की ये जो ब्रैकेट जो है x माइनस 4 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में माइनस है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ब्रैकेट में प्लस है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि इनके दो रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। तो मैं समझाने का मकसद ये था जो मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। कुछ स्टूडेंट को डाउट था कि ये दो रिजल्ट लीनियर के कैसे आए, तो लीनियर के दो रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, रिजल्ट एक ही आएगा। अब वो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर डिस्कशन होने जा रही थी, ठीक है। तो अब ये क्या रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट आ गया x का 0 और दूसरा x का रिजल्ट जो आ गया वो आ गया 4। इसी तरीके से आप इस चीज को देख लें, इसमें से हमने क्या किया है, 4x² एंड 25, अब 5x को हमने कॉमन ले लिया है। तो कॉमन जब ले लिया तो इसकी ब्रैकेट बन गई x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये एक्चुअली दोबारा दो इक्वेशन बन गई, वो भी लीनियर इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बन गई 5x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इनमें से x का वैल्यू आपको 0 मिला, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये आप 100% रिजल्ट 0 लेंगे x का, और दूसरी x का वैल्यू आपको क्या मिला, 5 मिला। तो ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि ये वो कंडीशन है लीनियरिटी की जो मैंने बताया था कि अगर x का वैल्यू या b का वैल्यू अगर नेगेटिव, यहां आप देखेंगे ना कि b का वैल्यू ये नेगेटिव है, ठीक है, ये b का वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक भी ये चीज भी मैंने मिस्टेक कर दी, या x आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीज कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यानी x के वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जिस तरीके से मैंने ये नीचे दिए हुए हैं, नीचे एग्जाम्पल है मिसाल के तौर पर। अब ये जो ऊपर वाले, इसमें b का जो मैंने वैल्यू लिया हुआ है वो नेगेटिव लिया है, इसमें भी b का वैल्यू नेगेटिव, इसमें भी b का वैल्यू नेगेटिव, इसमें भी b का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस हमारी स्लाइड है उसको गौर से देखें तो मैंने क्या लिखा है कि अगर x का वैल्यू प्लस माइनस r, ठीक है, इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि x का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो इसमें इस प्रॉब्लम में x का वैल्यू क्या आया, प्लस आया, ठीक है, इसमें भी x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि x का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस आ सकता है, तो यस आ सकता है। तो मैंने वो डिफाइन किया है, इसमें से कॉमन निकालेंगे x। अब ये x इसको भी डिवाइड करेगा तो ये x आ जाएगा, 4x को डिवाइड करेगा तो ये 4 आ जाएगा। अब ये दोबारा दो लीनियर इक्वेशन बन गई, एक बन गई x इज इक्वल टू 0 और दूसरी होगी x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप दिस इज लीनियर इक्वेशन एंड ऑब्वियसली यू विल गेट वन आंसर एंड दैट इज x इज इक्वल -4, और ये -4 बाय कैंसलेशन लॉ के तहत हमने निकाला, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, -4। इसी तरीके से ये है 5x² प्लस 25, ये x है जो मिस्टेकनली मैंने नहीं लिखी थी, ठीक है। अब 5x को हमने कॉमन ले लिया है तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अब दोबारा इसको जब हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5x दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उसके बाद 5 प्लस x प्लस 5 अगेन दैट इज इक्वल टू 0, यानी मैं लिख लूं अगर तो ये x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -5। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इक्वेशन है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं थोड़ा पीछे चलकर एक दफा दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर
अगर मैं थोड़ा इसको बी कर दूं, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर बी पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पर बी पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर बी नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी इन दोनों में से कोई भी एक मिलेगा। जैसे कि इस पीपीटी में आप देख सकते हो, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव मिला, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव मिला, अगेन रिजल्ट नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव मिला, यानी एक ही मिला। उसी तरीके से अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर बी पॉजिटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। इसी तरीके से 25 पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस लेक्चर में से और स्ट्रक्चर नंबर 3 में से हमने ये गेन किया कि अगर c का वैल्यू 0 लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो बनता है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। अब ये सारा डिपेंड करता है b के ऊपर, ठीक है। हमने b को फोकस किया हुआ है, a को छोड़ दिया है हमने, ठीक है। अगर b का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, अगर b का वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो उनके जहन में है मिस्टेक है कि भाई ये 3 रिजल्ट हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा रेजर यूज करके थोड़ा इजी कर देता हूं आपको, ताकि ये दोबारा मिस्टेक जो स्टूडेंट के जहन में आ रही है ये नहीं होनी चाहिए कि ये इनके 3 रिजल्ट नहीं है इनके, ठीक है। ये इनके 3 रिजल्ट काउंट नहीं होंगे यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हमने जब इसको बी करार दे दिया तो इन बी का या पॉजिटिव, यानी इसको अगर मैं लिखूं प्लस और नेगेटिव माइनस, ठीक है, या इसका प्लस रिजल्ट आएगा, यानी या बी का वैल्यू प्लस होगा या बी का वैल्यू माइनस होगा। अगर बी का वैल्यू प्लस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, अगर बी का वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो छोटी मिस्टेक थी या छोटी जहन में पॉइंट रह गई थी कि कई स्टूडेंट के जहन में ये ना आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रेज हो चुके थे कि भाई ये 3 आंसर आएंगे तो 3 आंसर नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर बहुत आपको पसंद आया होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है, और इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और कंटिन्यू करते हुए इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपका खादिम रब नाज़िम अल्लाह।